काफ़ी सारे जो हमारे एक्टर हैं वो सब भी यहाँ पे आ चुके हैं। उनका देखकर ही मैं यहाँ पे आया था। अभी मेरे ट्रांसप्लांट को करीब 1.5 साल हो चुका है। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था पिछले साल फ़ेब में और अब अगस्त में है। अब जो है मैं अपनी 6 PRP कराने क्यूएसटी आया हूँ दिल्ली से। हाय, माई सेल्फ रोयल सागर। मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे क्यूएसटी में। काफ़ी नाम सुना था क्यूएसटी का, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। काफ़ी लोगों ने करवाया भी है। काफ़ी रिसर्च के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, मेरी फैमिली ने, कि हमें क्यूएसटी आना है। कि हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं और हॉस्पिटल्स हैं जो है ट्रांसप्लांट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट इतना अच्छा है नहीं। और काफ़ी लोगों ने हमको बोला कि यहाँ चले जाओ, यहाँ पे डिस्काउंट अच्छा है, ये है वो है, लेकिन जो आपको देखना होता है ना, वो आपको देखना होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसा है। यहाँ पे जितने भी लोग आए सबका रिजल्ट जो था वो पॉजिटिव था। तो मैं भी यही सोच के आया था कि मैं भी जाऊँगा तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है कि ग्राफ्ट्स जो है अच्छे से लगेंगे। लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ मैं उससे 100% सबके लिए, चाहे वो हॉस्पिटल स्टाफ हो या फिर इनकी टीम हो। हर कोई मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं काफ़ी खुश हूँ क्यूएसटी में आके। और मेरा जो आज ट्रांसप्लांट है वो अच्छे से हो गया है। 1.5 साल से ऊपर मेरे को हो गया और अभी तक कोई ऐसा इशू मेरे को फेस करने को नहीं मिला। और मुझे कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो मेरे को दिल्ली से यहाँ पे आने की नीड नहीं होती। इनके व्हाट्सएप नंबर से मैं इनको टेक्स्ट छोड़ देता हूँ या फिर ये खुद वहाँ पे रिप्लाई कर देते हैं। अगर कुछ ज़्यादा पॉसिबल होता है तो फिर ये लोग फ़ोन करके हमको बता भी देते हैं कि सर आपको अगर ये इशू है तो अब ये चीज़ कर लीजिए। जब मैं यहाँ पे आने से पहले मेरे काफ़ी ज़्यादा शेडिंग था। मुझे खुद से इतना अजीब सा लगता था, मतलब शीशे में जब हम बाल काटते थे देखते थे तो पूरा ये एरिया ना बाल था। तो फिर लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि यार भाई तेरी तो एज निकलती आ रही है, क्या कर रहा है तू। तो हमको भी खुद लगता था कि यार हम इतने छोटे एज में हैं और हमारे बाल गिर रहे हैं, अभी तो हमारी शादी वादी भी नहीं। सब लोग हमने भले यही बोलते थे कि तुम थोड़ा सा ध्यान दो। उस टाइम पे हमने सब कुछ ट्राई करा, तेल वेल जो भी सब कुछ लगाना था सब कुछ लगाया, लेकिन कुछ रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। एट लास्ट फिर यही चॉइस हुआ कि हमको ट्रांसप्लांट ही करा लेना चाहिए और उससे ही फ़ायदा है। और जब मैं आज अपने आप को देखता हूँ तो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ कि पहले जो मैं सोचता था ना कि यार शादी या मैं कहीं पे गेट टुगेदर में जाने से पहले मैं सोचता था कि यार फ़ोटो कितनी अजीब सी आएगी, सब लोग टोकेंगे कि तेरे बाल कम होते आ रहे हैं, तो इतना अजीब सा लग रहा है। लेकिन अब मैं पूरा इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं खुद से जहाँ नहीं जाना चाहता मैं वहाँ पे भी अब लोग जाता हूँ, गेट टुगेदर हो, दोस्तों के साथ हो, वो सारी एक्टिविटी करता हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाता था। 11th या 12th में था, 17 या 18 की एज होगी, स्कूल में हल्के हल्के बाल जो है वो थिन होने लग गए थे। मतलब बाल अच्छे खासे गहरे थे, वो धीरे धीरे करके पतले होने लग गए थे। लेकिन स्कूल टाइम पे इतना नोटिस नहीं करा, सबको लगा नॉर्मल है। फिर धीरे धीरे कॉलेज आते आते ना वो शेडिंग फेज बढ़ता गया। जो बाल थे वो पीछे फ्रंटल एरिया से धीरे धीरे करके पीछे होते गए। तब मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा ना ध्यान देने की नीड है। तब मैंने थोड़ा सा फिर सोचा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। फिर बाकी सब जगह से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि ये तेल लगाओ, वो तेल लगाओ, प्याज का घिस के लगाओ तेल, ये सब करो, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर कुछ टाइम के बाद फिर हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया तो उन्होंने यही प्रिस्क्राइब करा कि सर बेटा आप जो है मिनॉक्सिडिल लगाओ दिन में 2 बार 1 ml। लेकिन वो भी मैंने ट्राई करा कम से कम 1 साल। लेकिन 1 साल के बाद ऐसा हुआ जैसे आप उसको मैंने छोड़ दिया ना तो फिर वो दोबारा से शेडिंग मेरे स्टार्ट हो गए। जो मेरे बेबी हेयर ग्रोथ भी हुए थे वो दोबारा से गिरने लग गए। तो जब मतलब ऐसा फेस था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बाल जब झड़ गए थे, पूरा आप आगे के एरिया बाल्ड हो गया था, तो मेरे दोस्तों ने, काफ़ी रिश्तेदारों ने ये भी बोला कि बेटा एक काम करो ना, तुम क्यों फालतू में ट्रांसप्लांट करा रहे हो, सुइयाँ घुसवाओगे, ओटी में जाओगे, इससे बढ़िया है आप जो है पैच वगैरह लगवाओ। वो भी काफ़ी ज़्यादा बेड ऑप्शन है, लेकिन वो मेरे को कभी अच्छा नहीं लगा। उसका रीज़न ये था कि वो जो ग्लू लगाते हैं उससे ना आपको काफ़ी टाइम तक इरिटेशन होती है, और एक टाइम के बाद अगर आप कहीं बाहर जाते हो ना तो फिर आपको लोग खुद से बोलते हैं यार तूने तो विग लगा रखी है, तेरे बाल तो साफ होना। आपको खुद से लगेगा कि जो मेरे बाल है ना वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं आगे के और विग के, तो आप भी अच्छे से मतलब वहाँ पे इतना वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे कि मतलब सब टोकेंगे कि तूने विग लगा रखी है क्या। इस वजह से उसमें इरिटेशन भी है, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। अगर आपके जो थोड़े बहुत बेबी हेयर बचे भी हैं या जो थोड़े बहुत हेयर आने भी वाले हैं ना, वो उस ग्लू की वजह से नहीं आ पाते, क्योंकि बाल उस एरिया को ना तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा ना प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगी, क्योंकि वो आपको पूरा बाल करके पैच में ग्लू लगा के उसको चिपकाते हैं। और हालांकि उसकी भी हर महीने, हर 1.5-2 महीने में उसकी भी हमको दोबारा से रिपेयरिंग या फिर उसको जो भी वो लोग बोलते हैं वो करवानी पड़ती है, और कोर्स उसकी कुछ ज़्यादा ही होती है। बस ये है कि आप उन सब के चक्कर में ना फंस के एक बार इन्वेस्ट करके अच्छी चीज़ के ऊपर जाएं। फिर ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके कहीं पे भी जाओगे, आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी जो सेविंग्स है या जो आपके पास पैसा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा आप उस पर लगा रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा आपको हॉस्पिटल या फिर कौन सी टेक्निक आपको उसका फ़ायदा देगी।
तो हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, एक दो जगह हम हॉस्पिटल गए भी, लेकिन उनसे बात करने में ना वो कॉन्फिडेंट फील नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आपको ना ऐसा लगेगा कि मतलब हाँ यार यहाँ से करा लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद लोग श्योर नहीं थे कि आपका जो हम ग्राफ्ट लगाएंगे वो इम्प्रूव करेंगे फ्यूचर में या नहीं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बोल रहा था। फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद रिसर्च करने के बाद हमको 2-3 जगह देखी, फिर काफ़ी जगह गए भी, फिर हमको क्यूएसटी का सजेशन दिया एक दो लोगों ने कि आप यहाँ पे जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हम क्यूएसटी की इंस्टाग्राम आईडी पे गए, वहाँ पे नंबर मेंशन था, वहाँ पे हमने इनको टेक्स्ट करा। उसके कुछ ही देर बाद इनका लोगों का व्हाट्सएप पे खुद से मैसेज आया कि सर हाय, आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें आगे की डिटेल शेयर करें। तो हमने इनको डिटेल्स दी, कहाँ रहते हो, एज क्या है। फिर इन लोगों ने हमको कुछ एक क्राइटेरिया दिया कि आपको इसी पोज में जो है फ़ोटो देनी है। तो हमने वो पोज बना के फ़ोटोज़ दी। उसके बाद से मैसेज आता है कि मतलब आपका जो ग्राफ्ट है वो इतने ग्राफ्ट लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से बोल दिया कि हाँ ओके ठीक है सब कर दो। मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, जो भी मेरी क्वेरी थी, क्वेश्चन थे पूछने में कि मतलब कोई रिस्क तो नहीं है, और चार्जेस क्या होगा, कितने ग्राफ्ट लगेंगे, उसके बाद पीआरपी सेशन कब तक लेना होगा। ये सब मैंने इनको व्हाट्सएप के थ्रू और अच्छे से क्वेश्चन करा। और एक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अगर कोई क्वेश्चन करा हो तो उसका जवाब नहीं आया हो या फिर मेरे को उनको दोबारा से रिमाइंड कराना पड़ा हो। हाँ थोड़ा बहुत लेट हुआ, लेकिन इतना भी कुछ ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन मैं खुश हूँ, मेरे को सारी जो भी मेरी क्वेरीज थी वो व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर की गई। फिर मैंने व्हाट्सएप से ही अपॉइंटमेंट लिया फ़ेब का। 12 फ़ेब को मेरा प्लान था। तो जब हम घर से आए थे तो मेरे साथ मेरे पापा आए थे, फादर। मैं भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि जब आप कहीं जाते हो ऊपर या ओटी में कहीं जाते हो, थोड़ा बहुत तो डर आपको रहता है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को जो भी स्टाफ था, मैंने उनसे अपना बोला, कंसल्ट करा डॉक्टर से कि सर मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्या मेरा जो सक्सेसफुल हो भी पाएगा ट्रांसप्लांट या नहीं, आप मेरे को थोड़ा सा एक बार गाइड करें। तो उन्होंने मुझे अच्छे से आराम से बैठ के समझाया कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। और जब एंट्री करी तो मतलब जैसा सोचा था ना वैसे ही था क्यूएसटी। यहाँ का सारा स्टाफ मतलब इतना पोलाइट, इतना अच्छा, और अंदर की हाइजीन काफ़ी अच्छी है। आप आओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप मतलब किसी उसमें आ चुके हो। अंदर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, सबसे अच्छी बात। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ देखोगे तो आपको हल्का सा डस्ट पार्टिकल भी नहीं मिलेगा, जो यहाँ की काफ़ी चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो फिर अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है ओटी की। आपको पूरी तरह प्रिपेयर करके, बाल करके, उसके ऊपर बीटाडिन वगैरह लगा के, गाउन वगैरह कंसल्ट लेके, गाउन वगैरह पहना के आपको ओटी में लेके जाते हैं। ओटी में आपको थोड़ा टाइम लगता है नॉर्मल सर्जरी से, क्योंकि 2-3 दिन का प्रोसीजर होता है। तो ओटी इतना ज़्यादा क्लीन है, हालांकि वो रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्लीन है। बीच बीच में सारे डॉक्टर्स भी वहाँ पे रहते हैं, एनेस्थेटिक रहते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर चेक की जाती हैं, आपके वाइटल्स, आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन। और अगर एनेस्थीसिया देना है तब वो पहले प्री चेकअप होता है कि एनेस्थीसिया आपके लिए ठीक है कि नहीं है, फिर वो डॉक्टर चेक करते हैं। तो वहाँ पे टाइम लगता है। और ओटी ऐसा नहीं है कि मतलब आप लेट गए वहाँ पे या फिर आपको कोई दिक्कत ना हो, स्टाफ आपसे पूछते रहता है सर आपको ठीक हो, परेशान तो नहीं हो, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और रही बात कि आप इतनी देर तक अगर ओटी में हो तो आपको भूख भी लगती है, तो यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट भी मिलती है। और ऐसा नहीं है कि टाइम है आपको एक ही बार मिलेगी, अगर आपको भूख है तो आप दोबारा से भी ले सकते हो, उसके लिए कभी किसी ने कभी मना किया ही नहीं। मेरा ये पूरा एरिया बाल्ड था। अगर आप पहले की फ़ोटोज़ देखेंगे तो मेरे जो ग्राफ लगे थे वो थे 4,500। आपको जो एनेस्थीसिया दिया जाता है सिर्फ आपको उसी में पेन होता है, वो भी सिर्फ माइनर सा होता है, हल्का फुल्का पेन होगा सिर्फ, जो इसलिए जब आपको वो एनेस्थीसिया देंगे। उसके बाद जितने भी टाइम तक आपका ट्रांसप्लांट चलेगा आपको पेन का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 दिन के बाद मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई। 1 आध दिन मैंने यहीं पे स्टे करा है हरिद्वार में। तो उस टाइम पे कुछ भी पेन नहीं था। सब कुछ अच्छे से बताया गया कि सर आप अगर घर जाना चाहते हो तो आप घर जा सकते हैं, हम आपको सब कुछ अच्छे से बता देंगे। सब कुछ उन्होंने हमको वीडियो वगैरह शेयर करी। कुछ भी पेन नहीं था घर जाने के बाद भी, ना यहाँ पे कि मैं घर जाने के 1 हफ्ते बाद मेरे को पेन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ स्वेलिंग आई थी, इसी फोटोज़ है मेरे पास, लेकिन वो भी उन्होंने पहले समझा देता कि सर ऐसा ना होगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है। वो तीसरे दिन मतलब 7-8 दिन बाद जैसा मेरा फेस अभी है ऐसे हो गया, तो नॉर्मल कोई भी दिक्कत नहीं आई। ट्रांसप्लांट ये लोग करके देंगे, उसके बाद जो है वो आपके ऊपर है, आप इसे कैसे मैनेज करते हो। कुछ प्रिकॉशन हैं जो आपको ट्रांसप्लांट के बाद लेने होते हैं, जैसे कि आपको कुछ टाइम तक जो है हेड कैप पहन के रखनी है जब भी आप वॉशरूम जाते हो, खासकर तब, ताकि उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में बाथरूम का फिर टॉयलेट का इन्फेक्शन ना आए। तो आप उसके ऊपर हमेशा आप जो है कैप पहन के, हमेशा नहीं मतलब कुछ टाइम तक, 1-2 दिन तक आप कैप पहन के रखोगे जब भी आप वॉशरूम जाओगे या फिर टॉयलेट जाओगे। उसके बाद जो है आपको एक स्प्रे दिया जाता है, और जैसे बालों में लगाने के लिए वो आपको हर घंटे में स्प्रे करना है जहाँ जहाँ पे आपके ग्राफ्ट लगे हैं। वो भी 1 से 2 दिन तक करना होता है, उसके बाद नहीं। प्रिकॉशन ये हैं कि आपको कुछ टाइम तक, कुछ महीने तक हैवी वर्कआउट नहीं करना है। जैसे जिम, अगर आप कुछ लेबर का काम करते हैं या फिर जिम वगैरह 2-3 महीने तक नहीं करनी है, कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं करना है।
और डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आपके उस एरिया को इन्फेक्शन लग सके। तो ट्रांसप्लांट के बाद 3 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि सर आप ठीक हैं, मतलब आपकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप हमको बताएं। तो हमने जो था उनको बताया कि सर थोड़ा सा फेस पे स्वेलिंग है। तो फिर उन लोगों ने फ़ोटोज़ मांगी, तो फिर उन लोगों ने बताया सर ये नॉर्मल है, परेशान होने की दिक्कत नहीं है, बस आपको गर्दन मतलब फेस को ऐसे नहीं रखना है और आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है सबसे अच्छी, ताकि वो जो स्वेलिंग है ना वो आपके नीचे ना है, वो ऊपर ऊपर होकर सबसाइड हो जाए। फ़ोन जितने कुछ टाइम तक फ़ोन यूज़ ना करें तो अच्छा, क्योंकि फ़ोन यूज़ करके ना आपका हेड थोड़ा सा नीचे रहता है और जो पीछे का डोनर एरिया है उसको कवर करने के लिए आपको डायपर या तो एक शीट आती है उसको लगाना है, ताकि जो आपका नॉर्मल पिलो है ना उससे इन्फेक्शन आपके डोनर एरिया में नहीं जाए। तो कुछ टाइम तक जब तक वो हील नहीं होता तब तक आपको डोनर एरिया के नीचे अपना एक जो एडल्ट डायपर होता है वो लगा के सोना है। ऐसा भी नहीं है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद कि कुछ टाइम बाद के लोगों ने मतलब क्यूएसटी टीम ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया हो, इवन 1 साल तक वो हमारे टच में रहे। उसके बाद उनका कॉल आया, मैसेज आया कि सर आपका सब कुछ ठीक है, हेल्थ ठीक है, ट्रांसप्लांट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ग्राफ्ट कैसे हैं, आप खुश हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब इनकी टीम भी इतना अच्छा वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने ट्रांसप्लांट कराया आप चलो जाओ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो आपसे टच में रहते हैं। इवन अभी तक भी मेरे पास मैसेज आता है कि सर कोई दिक्कत, कोई फॉलोअप, तो मैं बताता हूँ नहीं सब कुछ ठीक है, कुछ होगा तो मैं आपको मैसेज करता हूँ। ट्रांसप्लांट के बाद ना एक फेस आता है शेडिंग फेस, जब हालांकि वो आपको पहले बता दिया जाएगा कि सर आपको शेडिंग फेस आएगा। तो उसमें मेरे साथ ये हुआ था, मेरे 4,500 ग्राफ्ट लगे थे इस पूरे एरिया में। तो जब मेरा शेडिंग फेस आया था तो आप पूरे 80% बाल मेरे निकल गए थे। तो मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था, नर्वस था, लेकिन कहीं पे ये भी था कि मेरे को पहले बता दिया गया है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रूट्स आपकी वहीं हैं, उससे आपको दिक्कत कुछ नहीं होगी। शेडिंग फेस जो है इस टेक्निक का या फिर हेयर ट्रांसप्लांट का एक पार्ट है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। मेरे 80% बाल निकल गए थे। जब उनका मैसेज आया तो मैंने उनको बताया कि सर मैम मेरे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा सर ये बिल्कुल नॉर्मल है, जो आपको मेडिकेशन बताई गई हैं, जो भी आपको शैम्पू बताया गया आप उसको लगातार यूज़ करते रहें। 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। शेडिंग फेस में मैं भी घबरा गया था कि मतलब इतना कुछ करके और सारे बाल एकदम से 80% बाल निकल गए, लेकिन टीम टचअप में थी, सब कुछ ठीक था। 3 महीने के बाद ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई और 7-8 महीने में इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई कि मेरे को खुद ही नहीं लग रहा था कि यार मैं ये वही हूँ जो मैं 3 साल पहले था। तो जो भी लोग इस समस्या से गुजर रहे हैं मैं तो उनको यही बोलूँगा कि आप अगर आप टाइम है और आपके पास पैसा है तो आप फालतू की चीज़ों पे इन्वेस्ट ना करके तेल पे या फिर कोई भी मेडिसिन हर्बल आप टाइम दें इस चीज़ को। जो मेरे साथ के 2-3 लोग भी हैं, एक तो मेरे घर के नीचे ही रहता है और एक मेरे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे एक लड़का है, उन्होंने भी मेरे को देखा तो वो भी ज़्यादा मतलब ऐसे शौक थे कि यार मतलब ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने भी उनको यही बोला है कि यार तुम भी एक बार एटलीस्ट वहाँ जाओ तो सही, एक बार डॉक्टर से मिलो, तुम्हें खुद को ऐसा लगेगा कि वहाँ जाना ठीक है और तुम लोग भी वो महसूस कर पाओगे जो मैंने महसूस किया है। अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी सारी जगहों से और यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की जो भी चीज़ आपको देखनी है, क्लीनिनेस देखनी है, स्टाफ देखना है, खासकर जो आपका टेक्निक है, जो रिजल्ट है आप वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं अपना ट्रांसप्लांट कराने तो आफ्टर रिजल्ट क्या है। तो जो यहाँ की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं या फिर हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पर ग्राफ चार्ज करते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता, मतलब सब कुछ नॉर्मल रेंज में एक इंसान के मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं वो यहाँ पे आके अफोर्ड अपना कर सकते हैं। मैं खुश हूँ कि मैं क्यूएसटी में आया, 1.5 साल हो गए मेरे को और आगे भी अगर सब कुछ सही रहा तो यहीं से जो भी है फॉलोअप में रहेंगे, क्योंकि घर थोड़ा दूर है तो आने आने में थोड़े से इशू होता है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं क्यूएसटी में आता हूँ। थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, बाकी सारी टीम है तो वो आपको पहचानने लगती हैं, वो आपको जानने लगती हैं, तो आपसे बात करते हैं और पूछते हैं सर सब कुछ ठीक है, ऐसा मतलब थोड़ा एटमॉस्फेयर यहाँ का अच्छा है। तो मैं तो बीच बीच में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा पीआरपी के लिए मैं यहीं पे आता रहूँगा। और पूरा ओवरऑल स्टाफ आप अगर ये बोलें 10 में से 10 तो मैं बोलूँगा 10 में से 10 ही लोग यहाँ पे सारे अच्छे हैं। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये बंदा बेकार है या फिर इसने अच्छे से काम नहीं करा। सारा काम टाइम से अच्छे से प्रॉपर तरीके से होता है। और थैंक यू क्यूएसटी कि आपने मेरे को ये रिजल्ट दिया। थैंक यू।